नमस्कार दोस्तों। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यूट्यूब क्लासेज हिंदी विद सीपी सर पर। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास होगी। प्रत्येक दिन एक टॉपिक को लेकर के हम क्लास करेंगे। अपनी जो ये कक्षा होगी ये एमसीक्यू बेस पे होगी, जिसमें टॉप मोस्टेड क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, जिनमें संशय होता है, और ऐसे क्वेश्चन हम इन क्लासेज में देखेंगे। यह कक्षा संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आधारित होगी। कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें व्याकरण लगी हुई है, उन सबके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। जिन नोट्सों से, जिन पुस्तकों से, ऑथेंटिक किताबों से मैंने स्वयं पढ़ करके तैयारी करके आज वर्तमान गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, उन्हीं तरीकों से, उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं किताबों से आप लोगों को ये क्लासेस दे रहा हूँ। निःशुल्क होगी हमेशा, कभी कोई शुल्क नहीं होगा। न कोई हम चैनल में न कोई हम कभी भी ऐप पढ़ाएंगे, सीधा हमेशा यूट्यूब पे निःशुल्क होगी। आइए इसके साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा सा, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो शायद इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। इसका आंसर है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसे पारसी, फारसी या इसे ईरानी भाषा भी कहते हैं। तो इस भाषा का ये शब्द है हिंदी। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदी शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था। तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था। इसका आंसर होगा सरफुद्दीन यज़दी कृत जफरनामा में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का उल्लेख हुआ। और एक क्वेश्चन और साइड क्वेश्चन के रूप में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु या सिंध शब्द से मानी जाती है। सिंधु या सिंधु शब्द से मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन अपना, हिंदी में स्वर कितने हैं। हिंदी में स्वर कितने, सीधा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहला ऑप्शन है ह्रस्व या दीर्घ। दूसरे ऑप्शन में 4 अ ई उ री। तीसरा ऑप्शन है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और चौथा है कि कोई नहीं। इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि मात्रा के आधार पर व्यंजन को नहीं बांटा जाता, मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर व्यंजन को कभी नहीं बांटा जाता। व्यंजन की वैसे आधी मात्रा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। कथन के प्रवक्ता है कामता प्रसाद गुरु ने कहा था कि प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। जैसे ओम है, तो ऐसा ओम हिंदी में प्रयोग नहीं होता। जैसे प्रीति, तो ये प्रीति है, तो प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। इस कथन के प्रवक्ता कामता प्रसाद गुरु है। अगला क्वेश्चन है, अंग अ वर्णों को अयोगवाह वर्ण किसने कहा था। जो अपने स्वरों में आप पढ़ते हैं ना, अंग है, इन वर्णों को अयोगवाह वर्ण किसने कहा था। इसमें आपका ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी ने अंग अ वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा था। यह क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंग अ वर्णों को अयोगवाह किसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है। प्रकंपित वर्ण कौन सा है। इसका आंसर होगा दूसरा र। प्रकंपित वर्ण र है। इसे ही अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से वृश्य व्यंजन कौन से है। वृश्य यानी होता है मसूड़े, वर्ष व्यंजन कहते हैं ना, मसूड़ों से जो उत्पन्न होते हैं ना वो है। और इसमें ये ऑप्शन सही होगा स ज ल न र। ये क्वेश्चन भी पुराना क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें इसी ऑप्शन को माना गया। वैसे तो स ज ल न र इनके अपने अलग अलग उच्चारण स्थान है। ये जो वर्ष हैं ये सहायक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोमल तालव्य वर्ण कौन से हैं। कोमल तालव्य वर्ण कौन से हैं। तो कोमल तालव्य वर्ण है इसमें क ख ग घ। पहला ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पे तालव्य से अर्थ उच्चारण स्थान वाला तालु मत लेना, है ना। ये तालव्य का अर्थ यहाँ जीभ से, जीभ से। तो जो वर्ण
कोमल तालु से उच्चारित होते हैं उन्हें कोमल तालव्य वर्ण कहते हैं। उसमें ये क ख ग घ वर्ण आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, सजातीय वर्ण कौन से हैं? सजातीय वर्ण कौन से होते हैं? तो सजातीय वर्ण इसमें आ, ई, उ। और इसका अपना पहला क्वेश्चन, पहला सजातीय वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन अपना सजातीय वर्ण कौन से हैं? और इसमें अपना जो ऑप्शन सही होगा वो है पहला, आ, ई, उ। इन वर्णों को सजातीय वर्ण कहते हैं क्योंकि ये अपने ही समान स्वरों से मिलकर के बनती है। जैसे अ प्लस अ से, या फिर आ प्लस आ से आ बनता है, ई प्लस ई से ई बनता है, उ प्लस उ से उ बनता है। तो जो समान जाति के दो समान स्वरों से मिलकर के बनते हैं उन्हें सजातीय वर्ण कहा जाता है। ये रचना या बनावट के आधार पर हम दो प्रकार का पढ़ते हैं, जिसमें आता है मूल वर्ण, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में हम इनको दो प्रकार से पढ़ते हैं, फिर सजातीय और एक पढ़ते हैं विजातीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं? पर्यटन दो प्रकार का होता है, बाह्य पर्यटन और आभ्यंतर पर्यटन। पर्यटन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आभ्यंतर और एक होता है बाह्य पर्यटन। आभ्यंतर पर्यटन होता है 5 प्रकार का। आभ्यंतर पर्यटन 5 प्रकार का होता है। इसमें आप नोट के रूप में लिख सकते हो कि हिंदी केवल 4 प्रकारों को ही मानती है, लेकिन संस्कृत में 5 प्रकार माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है जो 2nd ग्रेड में आया हुआ है, और उसमें 5 प्रकार को ही माना क्योंकि संस्कृत को ही वरीयता देते हैं अधिकतर। अगला क्वेश्चन है कि स्वर, नाद, परुष, कठोर वर्ण कौन से हैं? स्वर, नाद, परुष और कठोर वर्ण कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन होगा दूसरा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा क्योंकि स्वर, नाद, परुष, कठोर घोष वर्णों को ही स्वर वर्ण कहते हैं, इन्हें नाद वर्ण कहते हैं, इन्हें परुष वर्ण कहते हैं और इन्हें कठोर वर्ण कहते हैं। घोष, घोष का इन अन्य नाम है ये। जो घोष तत्व के आधार पर पढ़ते हैं हम लोग अघोष और सघोष या घोष, तो उन्हीं सघोष या घोष वर्णों का अन्य नाम है स्वर वर्ण, नाद, परुष और कठोर वर्ण है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क वर्ण किस श्रेणी में आता है? इन ऑप्शन में से क वर्ण किस श्रेणी में आता है? कि क वर्ण, जैसे क वर्ण को कठोर कहते हैं, अघोष कहते हैं, या फिर अघोष, कोमल, मृदु, श्वास या विवार वर्ण कहते हैं, कंठ्य वर्ण कहते हैं, या फिर सभी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दूसरा, अघोष वर्ण, कोमल वर्ण, मृदु वर्ण, श्वास और विवार। वैसे क वर्ण कंठ्य में भी आता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ज्यादा ऑप्शन है और ज्यादा सही है। इसमें केवल एक कंठ्य है और इसमें वो ज्यादा है। अगर दूसरे ऑप्शन में कोई एक दूसरा या गलत ऑप्शन होता तब हम तीसरे ऑप्शन को मान्यता दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा, कैसे लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इसका संस्कृत शास्त्रियों ने एक सूत्र दिया है, कादयो मां वसाना स्पर्श है। कादयो मां वसाना स्पर्श, यानी कैसे लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। संस्कृत का सूत्र है ये, कादयो मावसाना स्पर्श। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यम वर्ण किसे कहते हैं? यम वर्ण किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन है कि कैसे लेकर के म तक के वर्णों को यम वर्ण कहते हैं, या फिर क वर्ण, क वर्ग का कोई वर्ण, क वर्ग का कोई वर्ण द्वित्व रूप में हो और उसके बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो उस क वर्ग के उस वर्ण को यम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखो कि क वर्ग का कोई वर्ण द्वित्व रूप में हो और उसके बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो या उस पंचम वर्ण को यम वर्ण कहते हैं, या फिर अंतस्थ वर्णों को यम वर्ण कहते हैं। तो इसमें जो अपना ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा दूसरा, कि क वर्ग का कोई वर्ण द्वितीय रूप में हो और उसके बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो उस क वर्ग के उस वर्ण को जो द्वितीय रूप में है उसे यम वर्ण कहते हैं। जैसे शब्द है दक्कन, तो
द्वितीय रूप में क है और उसके बाद में है पंचम वर्ण आ गया, तो ये हो गया अपना क हो गया यम वर्ण। जैसे एक लिखते हैं सुगण, तो उसमें ग द्वितीय रूप में है और पंचम वर्ण आ जाने की वजह से ग क्या हो गया, यम वर्ण हो गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन अपना, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ण व्यंजन या अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि पहला तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह रैलव अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण यह रैलव यह अल्प प्राण होते हैं। या चौथा ऑप्शन है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण यह रैलव और सभी स्वर मिलकर के अल्प प्राण कहलाते हैं। इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दूसरा सही हो, तीसरा सही होगा, सॉरी। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण यह रैलव ये अल्प प्राण होते हैं। अब आप लोगों ने हिंदी की पुस्तकों में यह पढ़ा होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि संस्कृत शास्त्रियों ने सभी स्वरों को न तो अल्प प्राण माना, न ही महाप्राण माना, इन्हें उदात, अनुदात और स्वरित माना है। यह क्वेश्चन भी पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें सभी स्वरों को अल्प प्राण नहीं माना गया और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण यह रैलव इन्हीं वर्णों को केवल अल्प प्राण माना जाता है। हिंदी के जितने भी लेखक हुए हैं, भले ही वो कामता प्रसाद गुरु हो, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हो, आपके किशोरीदास वाजपेयी जी हो, इन सभी ने, हिंदी के लेखकों ने सभी ने स्वरों को अल्प प्राण माना है, लेकिन संस्कृत में किसी ने भी स्वरों को अल्प प्राण नहीं माना है। और पुराने एग्जाम में, शायद एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें अल्प प्राण में स्वरों को नहीं गिना गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट लगा के लिख लेंगे। आए हुए क्वेश्चन है और मैंने खुद सोल्व किए हैं, देखा है उस क्वेश्चन। मूल स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री मूल स्वर है, ये तो सीधा सा है, जो मूल ध्वनियों से बने हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हें हम लोग कौन से छोटे स्वर कह सकते हो, आप लोग एक मात्रिक स्वर कह सकते हो, सीधे से स्वर। अगला क्वेश्चन अपना, सम्मिलित स्वर कौन से हैं? ये भी सीधा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम ओल्ड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड जो 2022 में 22 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसको ये क्वेश्चन आया था और इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह वह वर्ण को कहते हैं, यह और वह जो वर्ण है इनको किस श्रेणी में रखते हैं, मतलब इनको क्या कहते हैं? इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, कि अर्धस्वर कहते हैं, यम वर्ण कहते हैं, या फिर सभी कह देते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा अर्धस्वर। यह और वह को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ में भी यह वह आते हैं, लेकिन इसमें फिर पूरे यह, र, व और ल, ये चारों को कहते हैं हम अंतस्थ। यह वह को हम केवल अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि इनमें यह वह र ल में आधे स्वर और आधे व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, वे स्वतंत्र ध्वनियां जो जीभ के मध्य भाग से निश्रित है निम्न में से कौन सी है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया गया क्वेश्चन है। वैसे वे स्वतंत्र ध्वनियां, तो स्वतंत्र होते हैं अपना स्वर, सीधा करो, स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वे स्वतंत्र यानी वे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से निश्रित यानी होता उपजना, उत्पत्ति, उपज या उत्पत्ति। तो देख लो, जीभ के मध्य भाग से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? जिन्हें हम बोलते हैं मध्य स्वर, और वो हो गया आपका अ। कौन सा है वो? अ। तो जो क्या है, जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होता है वो स्वर आपका अ। इसमें ऑप्शन होगा पहला। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वरों को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से पढ़ते हैं, जिसमें पहला पढ़ते हम लोग अग्र स्वर, दूसरा पढ़ते हम लोग मध्य स्वर, और तीसरा पढ़ते हम पश्चात स्वर। और ये मध्य स्वर में एक वर्ण आता है अ। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो सीधा सा क्वेश्चन बस ये पकड़ के रखो, मौखिक। मौखिक होती है ध्वनि, हो गया आपका इसमें ऑप्शन ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, लेकिन अगर वो एग्जाम में ऐसे आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक ऑप्शन में ना दे तो फिर आपको स्वर चुनना होगा, ये याद रखिए। अगर मौखिक ऑप्शन में हो तो ही ध्वनि है, वरना भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर माना जाता है।
ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन है आगत वर्ण कितने होते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से समझना और देखना। आगत वर्ण कितने होते हैं यहाँ पर पूछा है, इसमें ऑप्शन होगा 6। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछा है वो वर्ण। वर्ण में स्वर प्लस व्यंजन दोनों चीज आती है। तो पता है स्वर तो एक है अपना आ वाला, जिसे ऑफिस में और वो काम आता है, और व्यंजन आपके 5 होते हैं जो क्वेश्चन मैंने आगे डाला है। ये आगत वर्ण कितने होते हैं, 6 होती है। अगर आगत स्वर पूछे तो फिर वो 1 होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आगे ऐड भी किया है कि आगत स्वर कौन सा है। देखो आगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर 1 है। स्वर कौन सा है, आगत 1 है। ऑप्शन भी 1 में रखा है, ऑफिस डॉक्टर जो इसमें काम आता है वो आगत स्वर है। अगला क्वेश्चन है इसी का ही, आगत व्यंजन कौन से होते हैं, बस ये पकड़ना आपको। वहाँ क्या होता है एग्जाम हॉल में हम जल्दी जल्दी में, मेरे क्वेश्चन में बहुत सारी गलती हुई थी, लेकिन वो तो क्या तैयारी बढ़िया थी और बढ़िया किताबों से, ऑथेंटिक किताबों से तैयारी करके गया था, तो वो जो 10-20 क्वेश्चन गलती हुई थी उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट जॉब बढ़िया जनरल कैटेगरी से मिल गई। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लक सभी को मिलता नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। सबसे बड़ी बात है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। और पीछे लास्ट में ये देखो कि पूछ क्या रहा है, कि व्यंजन पूछ रहा है, स्वर पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। बस ये सबसे बड़ी ट्रिक है एग्जाम में, सीधी बस। और इन्हीं बेस पे हम काम करेंगे। ये तो वर्ण का टॉपिक है, वैसे वर्ण में पूछने को तो 100 क्वेश्चन बना ले, उससे मतलब नहीं, क्योंकि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आता है वर्ण का, और ये टॉप मोस्ट ऐसे मानो जिनमें हम लोग गलतियां करते वैसे क्वेश्चन उठाए मैंने खुद भी सेम यही पढ़े थे, और वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और इन्हीं की बदौलत मैं आज वर्तमान गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो ये आपके सामने है। आगत व्यंजन कौन से हैं, क ख ग ज़ फ, ये आगत है। 5 व्यंजन हो गए। एक बार और फिर बताता हूँ, 1 स्वर है, टोटल 6 है। अगर वर्ण पूछे, बस ये याद रखना, अगर वर्ण पूछे तो 6 है, स्वर आपका 1 है, और व्यंजन आपके 5 है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना, बस धैर्य के साथ पढ़ना, पेशेंस बनाए रखना। कोई एग्जाम टफिस्ट नहीं होता। 100% के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि मेरिट तो वैसे पीछे तरसी जाती। ध्यान रखो। विशेष है, प्रत्येक कक्षा के बाद में हम ऐसा विशेष पढ़ेंगे, ये ऑथेंटिक किताबों में मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। हिंदी के सभी लेखक स्वरों को अलग प्राण में मानते हैं, यहाँ तक कि कामता प्रसाद गुरु भी अलग प्राण में ही गनती है स्वरों को। लेकिन संस्कृत में इन्हें अलग प्राण नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें उदात, अनुदात और स्वरित स्वर माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और स्वरों को अलग प्राण में मान्यता नहीं दी गई। ये नोट लगा के लिख सकते हो आप लोग। दूसरा है, ये तो सीधे अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ए ओ जो स्वर है ये बाद में विकसित हुए हैं। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 3 कोमल तालव्य वर्ण कौन सा है, तो जो कोमल तालु से उच्चारित है। तालव्य का अर्थ यहाँ उच्चारण स्थान वाला तालु नहीं लेना, यहाँ पर वो तालु जीभ से अर्थ लेना है कि कोमल तालु है, कोमल जीभ के कोमल भाग से जो उच्चारित होते हैं उन्हें कोमल तालव्य वर्ण कहते हैं। उसमें क ख ग घ आता है। कठोर तालव्य जो कठोर तालु से उच्चारित होते हैं उन्हें कठोर तालव्य कहते हैं। इसमें च छ ज झ आता है। पूर्व तालव्य वर्ण जो पूर्व तालु से उच्चारित होते हैं उन्हें ट ठ ड ढ आता है। और ये आप आज के अपने इतने क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं। वर्णों में लिख पढ़ने को तो क्वेश्चन बनाने को तो हम 200 बना सकते हैं, लेकिन उससे मतलब क्या, फालतू टाइम खराब हो। ये वो क्वेश्चन है जिनमें हम लोग ज्यादातर गलतियां करते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा के बाद हम ये विशेष जरूर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया रही तो जिन नोट्सों से, जिन किताबों से मैं खुद पढ़ा हूँ उन्हीं को आप लोगों को थोड़ी बेस पर भी पढ़ाने का पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन अभी संसाधनों की कमी है, और गवर्नमेंट जो भी नई लगी है, और वर्तमान में कॉलेज लेक्चरर में अच्छे नंबर है, और उसकी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोगों का दुआ और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो कॉलेज लेक्चरर बनकर आप लोगों के सामने आएंगे, और निःशुल्क हमेशा यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाएंगे, कोई शुल्क नहीं रखेंगे। नहीं, कभी ऐसा भी नहीं करेंगे कि ऐप बना लिया और टेस्ट सीरीज में बेच रहना, ऐसा कभी नहीं। अगर जो टेस्ट लेंगे छोटा मोटा हमेशा यूट्यूब पर लेंगे। ये धन्यवाद। इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा तो प्रत्येक टॉपिक से, जैसे आज वर्ण का हो गया, कल शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे प्रत्येक टॉपिक से 25-30-20 25-30-20 टॉप क्वेश्चन जो वर्तमान लगातार आ रहे हैं, जिनमें हम ज्यादा